गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना PT 365 कंटिन्यू करते हैं और अब थर्ड टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें थर्ड वन सब टॉपिक है कि रिफॉर्म्स इन सेवन्थ शेड्यूल। तो सेवन्थ शेड्यूल हमें पता है कि क्या होता है, जिसमें है ना 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिसके अकॉर्डिंग है ना स्टेट अपने लॉज बनाता है, यूनियन अपने लॉज बनाता है उस लिस्ट में जो दिए रहते हैं आइटम्स उन पर। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि हमें रिविज़िट करना चाहिए, मतलब हमें है ना उसके आइटम्स को फिर से है ना डिटरमाइन करना चाहिए कि किस में कौन सा आइटम होना चाहिए, इस तरीके से सेवन शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सेवन शेड्यूल क्या होता है? देखो, सेवन शेड्यूल वो होता है जो आर्टिकल 246 में आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये स्पेसिफाई करता है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंटर और स्टेट की 3 लिस्ट के अंदर, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आर्टिकल 248 जो होता है वो कन्फर करता है रिसिडरी पावर पार्लियामेंट पर। तो रिसिडरी पावर क्या होती है? वो पावर ऑफ जुरिडिक्शनल सब्जेक्ट्स पर जो मेंशन नहीं है स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। मतलब जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं होती है, ठीक है, उसको कहते हैं रिसिडरी पावर, ठीक है। तो वो रेसिड्यू पावर किसके पास है? उसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो रेशनल क्या है इस लिस्ट के बिहाइंड कि इससे क्या होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी होती है इंडिया की, इंश्योर होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है स्टेट्स को, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इनेबल करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को, ठीक है, स्टेट में, सेंटर में। उसके बाद 7 शेड्यूल्स में जो 3 आइटम्स 3 लिस्ट होती है, ठीक है, वो क्या क्या होती है, जैसे लिस्ट 1 और यूनियन लिस्ट, ठीक है, जो कवर करती है पार्लियामेंट का, जिस पे है ना पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस होती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग एटसेट्रा। यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स है और ओरिजिनली इसमें कितने आइटम्स थे? 97 आइटम्स थे। फिर लिस्ट सेकंड या फिर स्टेट लिस्ट जो होती है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना उनका एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस होता है, एक्सक्लूसिव होता है कि वो है ना इस पर समर्थ होता है कि वो एक्सक्लूसिवली इन पर है ना लॉ बना सकते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा। तो स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? स्टेट लिस्ट में 61 नंबर आइटम्स हैं और ओरिजिनली इसमें 66 आइटम्स थे। फिर 63rd जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना पाते हैं, जैसे एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 नंबर आइटम्स है, ठीक है। ओरिजिनली इसमें 47 आइटम्स थे। अब देखो सेवन्थ शेड्यूल का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861, जिसने ब्राउट करी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके पास ना सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया था। मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो था वो 1861 की काउंसिल में मिला था हमें। फिर 1882 में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन ने रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल के लिए और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिए। फिर 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909, जिसने एम्पावर करा था प्रोविंशियल काउंसिल को कि वो है ना मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन दे सके। फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, जिसने रिलैक्स कर दिया था सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस में, डिमार्केट करके सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। फिर 1935 में, ठीक है, उसने स्कीम लाई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स का 3 लिस्ट में। तो ये जो हमारा 7 शेड्यूल का 3 लिस्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, वो हम 1935 से लिया गया हमारा, विच हैज़ बीन रिटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने मिलता है। तो अमेंडिंग 7th शेड्यूल, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है अमेंड करने के लिए 7 शेड्यूल को, कि ये प्रोवाइड किया गया है कि कैसे अमेंड होगा 7 शेड्यूल आर्टिकल 368 में पार्ट 20 में। और इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी पार्लियामेंट की। कौन सी वाली मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, ठीक है, टोटल मेजॉरिटी तो लगेगी पूरे हाउस की, मतलब जैसे मान लो 500 लोग हैं तो 251 लोगों की मेजॉरिटी लगेगी, एंड वो मेजॉरिटी नॉट लेस देन ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 500 में से है ना 300 लोग प्रेजेंट है तो उसमें से 2/3 मीन्स 201 का मेजॉरिटी होना चाहिए, एंड ऑल्सो कंसेंट ऑफ मीन्स 251 तो होने चाहिए 500 में से। ये मान लो, अब गणित लगा लो, ठीक है, जैसे तैसे कि जितने लोग प्रेजेंट है ना, अगर 400 प्रेजेंट है तो 400 का 2/3 कितना होता है, उतनी मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो भी 251 से ज़्यादा होनी चाहिए अगर वो टोटल स्ट्रेंथ 500 है तो। और कंसेंट जो होती है हाफ ऑफ द स्टेट्स की सिंपल मेजॉरिटी से लेनी चाहिए, ठीक है। फिर अदर प्रोविजन जो अमेंड किए जा सकते हैं इस तरीके से, वो कौन से हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स,
ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का वो, और एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन और स्टेट्स की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोसीजर, आर्टिकल 368 खुद अपने आप में। तो सतलुज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतलुज यमुना लिंक कनाल, ठीक है। तो सतलुज यमुना ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो सतलुज यमुना लिंक कनाल है ना, इसका इशू जो है वो अभी तक बना हुआ है, अनरिजॉल्व रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच में, ठीक है। और इसके और फेल हो गया है कि कोई सेटलमेंट हो सके शेयरिंग को लेकर रावी एंड ब्यास रिवर की। तो बाजू में आपको ये दिख रहा है ना कि ये कनाल कैसा है, देखो ये बाजू में, ओके, पंजाब हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, तो ये देखो। अब यमुना, ये सतलुज यमुना कनाल के बारे में देखते हैं। तो ये प्रपोज 214 किलोमीटर लॉन्ग कनाल कनेक्टिंग सतलुज एंड यमुना रिवर्स, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है सतलुज को और यमुना रिवर को, ठीक है। ये रही यमुना रिवर, ठीक है, और ये रहा सतलुज रिवर, ठीक है। तो ये जो ड्रॉ बनाया है ना इन लोगों ने, डॉट डॉट टाइप का, इस तरीके से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्लान किया गया था 1966 में, आफ्टर स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ पंजाब, जब स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड हुआ था आउट ऑफ पंजाब से, इसकी कोशिश है कि वो प्रोवाइड करेंगे हरियाणा को अपनी एवरेज एनुअल शेयर ऑफ सरप्लस रावी व्यास वाटर का, ठीक है। फिर हरियाणा ने कंप्लीट कर लिया अपना स्ट्रेच 1980 में ही, पर जो पंजाब है ना वो बार बार राइपेरियन प्रिंसिपल के बारे में बोलता रहा और नॉन अवेलेबिलिटी की बात बोलता रहा वाटर को लेके। अब राइपेरियन प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है कि ऑनर जो होता है ना लैंड, जो मतलब जो जिस जो है ना बाजू में होगा एकदम वाटर बॉडी के, ठीक है, एकदम पास में, सट बिल्कुल समीप में, तो उसके पास ऑनरशिप होगी और उसके पास ही राइट होगा यूज़ करने का वाटर को। तो हरियाणा आर्ग्यू करता है कि इसका जो साउथर्न पार्ट है स्टेट का, वो वाटर की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है। और हरियाणा ने डिनाई करा है कि इसका जो राइटफुल शेयर है वाटर में एज एक्सेस्ड बाय, मतलब जो है ना शेयर बताया गया था ना, जो इराडी ट्रिब्यूनल ने 1987 में बताया था, उसके लिए इसने डिनाई कर दिया है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेजर इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट देखते हैं हम किस तरीके से, कौन से। तो रावी ब्यास सतलुज जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान से रिलेटेड है, एक नर्मदा वाला, ठीक है, जो एमपी गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान से रिलेटेड है, मडेल मंडोवी महादाई, ठीक है, जो इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में, गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र। कृष्णा के लिए कौन से स्टेट्स कंसर्न है, ठीक है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका। पेरियार में तमिलनाडु केरला, कावरी में, ठीक है। तो ये पेरियार रिवर्स दिख रही है ना आपको, देख लो, ये नर्मदा रिवर भी दिख रही है आपको। तो इस तरीके से एक तरीके से अगर ये डिस्प्यूट्स भी आप याद करो तो आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही है। तो देखो कावरी का है ना किससे रिलेटेड है, कर्नाटका तमिलनाडु केरला पुडुचेरी। गोदावरी वाला डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा मध्य प्रदेश। और वमसाधरा रिवर्स जो है उसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो हमने वाटर रिवर डिस्प्यूट्स देख लिए किस किस के कौन कौन से। तो देखो स्टेट लिस्ट में दिया गया है एंट्री 17 में कि वाटर सप्लाईज इरीगेशन कनाल्स और ड्रेनेज, ठीक है, 7 शेड्यूल के। और यूनियन लिस्ट में क्या दिया है 7 शेड्यूल के एंट्री 56 रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ठीक है। तो आर्टिकल 262 क्या बोलता है कि जो भी एडजुडिकेशन होगा, ठीक है, डिस्प्यूट्स में जो कि वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, इंटर स्टेट रिवर में और रिवर वैलीज में, मतलब इसके डिस्प्यूट्स के लिए आर्टिकल 262 काम करता है, ठीक है। और एक्सरसाइज में पावर्स के जो 262 के अंदर है ना प्रोवाइड की गई है, पार्लियामेंट जो होते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 लाया, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था कि इसने एम्पावर करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कि है ना जो सेंटर है वो क्या करेगी, एक ट्रिब्यूनल सेटअप करेगी ताकि वो क्या करे इन केसेस को देखे रिवर डिस्प्यूट्स के, और डिसीजन जो होगा ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा सारी पार्टीज़ पे। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है ना वो रिप्लेस करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इस एक्ट के अंदर बाय सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को ला के एंड सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल को डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अब देखो क्या हुआ, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या है, आज का होमवर्क आपका ये है, ठीक है। अब देखो झारखंड असेंबली जो है उसने अपनी बिल क्लियर करी है कि वो इंक्रीज़ करेगा रिजर्वेशन
वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट में और सर्विसेज में 77% तक। तो गवर्नमेंट ने स्टेट करा है कि ये फोर्स में इट विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये फोर्स में तभी आएगा जब सेंटर जो होगा इसे 9th शेड्यूल में इंक्लूड करेगा। तो 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज को, ठीक है, फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, कि जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, और किसके ग्राउंड पे, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के। तो हाउएवर आयर कोलो और वर्सेस तमिलनाडु केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कानून होते हैं ना वो बच नहीं सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से, ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकते हैं, भले ही वो उसको है ना 9th शेड्यूल में डाल दें आफ्टर 1973। मतलब अगर ये लॉ डाल भी देते हैं, ठीक है, 9th शेड्यूल में, तो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अकॉर्डिंग टू आयर कोलो में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है ना वो रिमूव कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अकाउंट में पार्ट्स में असम, नागालैंड और मणिपुर स्टेट्स के। तो विद दिस जो सिर्फ इनको छोड़ के, ठीक है, तो हाँ, तो रिमेन्स इन फोर्स इन पार्ट्स ऑफ दीज 3, तो है ना सिर्फ इन 3 स्टेट्स में रह गया है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, टू हैज़ अ सिमिलर एक्ट, ठीक है, ऐसा सिमिलर एक्ट सिर्फ अभी इन्हीं के पास है, अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। तो ये क्या है, ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये ग्रांट करता है स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ASPA एक्ट, ठीक है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो ऑर्डर लाए डिस्टर्ब एरियाज़ में, ठीक है। अब डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं सेक्शन 3 में ASPA एक्ट के, ठीक है, जहाँ पे पार्ट और या होल स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी कंडीशन में होती है जहाँ पे यूज़ हो आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है, सिविल पावर के लिए नेसेसरीली, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज जो होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा इंटर स्टेट काउंसिल को, प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 263 में इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसे काउंसिल और अथोराइज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए नेचर ऑफ ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म बाय सच अ काउंसिल। तो प्रेसिडेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा और जो प्रेसिडेंट होगा वो डिफाइन करेगा नेचर ड्यूटीज़ का, ठीक है, इन काउंसिल के। और ये किसके परसुएंस में बनी है, सरकारी कमीशन के परसुएंस में 1919 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश हुई है ये। और कंपोजिशन क्या था, प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, CM होंगे सारे स्टेट्स के, 6 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे मेंबर्स के तौर पे, और CM होंगे यूनियन टेरिटरीज़ की जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या फिर और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, ठीक है, ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी होंगी उसके, ठीक है। और ये है ना, इसमें 10 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे एज परमानेंट इन्विटीज़। तो इसका फंक्शन क्या है, इंक्वायर करेगा, एडवाइस करेगा डिस्प्यूट्स में जो स्टेट से रिलेवेंट है, इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा सब्जेक्ट जिसमें 2 स्टेट्स या यूनियन जो होता है उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, और रिकमेंडेशन बनाएगा बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये मीन्स उसके अंदर ये क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। फिर 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा कीस एग्रीमेंट, ठीक है, कीस फायर एग्रीमेंट। तो 25 ईयर्स हो गए इंडो नागा कीस फायर एग्रीमेंट के। तो कीस फायर एग्रीमेंट जो होता है वो किसके बीच में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिंगम इसाक मुइवा, ठीक है, इफेक्ट में आया था अगस्त 1997 के, आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स, ठीक है, बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक के बाद जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, किसके साथ हुआ था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM, ठीक है, वो साइन हुआ था 2015 में। तो जो पीस प्रोसेस थी वो फेल हो चुकी थी प्रोग्रेस करने के लिए अपेरेंटली डिसएग्रीमेंट के कारण दो पार्टीज़ के ओवर नागा फ्लैग एंड जे जाबो नागा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो NSC एंड IM है ना, इंसिस्ट करता है वर्क इनकॉर्पोरेटेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। तो इनका जो आग्रह था ना उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया फिर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। फिर पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज़ करा है 7 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट जो 14 स्टेट्स को दिया जाता है। ठीक है, ये जो ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट को अंडर आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रांट जो होता है रिलीज़ किया जाता है स्टेट को एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन, ताकि गैप जो है ना रेवेन्यू अकाउंट्स में स्टेट्स के वो है ना फिल किया जा सके। तो एलिजिबिलिटी जो होती है स्टेट्स की रिसीव करने के लिए इस ग्रांट्स का जो क्वांटम होता है ग्रांट का पीरियड का फ्रॉम 2021 टू 2025 टू 26 है, जो कि 15th कमीशन ने डिसाइड करा था। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मेघालय में, उसने अपोज करा स्टेट गवर्नमेंट्स की डील को विथ आसाम के साथ रिसॉल्व करने के लिए बाउंड्री डिस्प्यूट को। ठीक है, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था जो भी है ना आसाम के साथ रिसॉल्व करने के लिए बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की डील हुई थी, उसको ये उसके खिलाफ है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, अंडर 6 शेड्यूल में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर के अंदर आता है। ठीक है, तो 6 शेड्यूल में कंसिस्ट करता है कि इसको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को और 10। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, और ईच जो ठीक है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें एटलीस्ट 30 मेंबर्स होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, 26 वो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज पता है ना, 18 साल के लोग जिसमें वोट दे सकते हैं उसके थ्रू। और इनका ऑफिस टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। पावर क्या आती है कि गवर्नर जो होता है एम्पावर्ड होता है इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, एरिया को चेंज करने के लिए नेम्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के। काउंसिल जो है उसके साथ उसको एंडोट किया गया सिविल और क्रिमिनल जुडिशल पावर के साथ, और जुरिस्डिक्शन जो होता है इस काउंसिल का वो सब्जेक्टेड होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कंसेंट हाई कोर्ट्स। फिर महाजन कमीशन, तो 1966 में जो सेंटर है उसने सेटअप करा महाजन कमीशन रिजॉल्व करने के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और केरला में। तो कमीशन ने रिकमेंड करा है कि 264 विलेजेस जो है ना वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे महाराष्ट्र को, एंड दैट बेलगावी जिसको बेलगाम बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि बेलगाम में INC का सेशन किसने प्रिसाइड करा था, मतलब कौन उसका प्रेसिडेंट था। ठीक है, और 247 विलेजेस जो होते हैं वो रिमेन विद, और वो जो 247 विलेजेस हैं वो रिमेन बने रहेंगे किसके साथ, कर्नाटका के साथ। तो महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है 2000 एंड इन 2014 4 और 2004 में क्या हुआ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो अब बेलगावी जो है ना वो किसका पार्ट है, कर्नाटका का है। तो अब इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा जुडिशरी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।